अशोक शर्मा जी, आपका एक जल्दी से मैं टेक ले लेती हूँ जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं। अगर बंगाल में बीजेपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है और क्लेम भी उस तरीके का उनकी तरफ से किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि शपथ ग्रहण के लिए मुझे फिर बंगाल आना होगा, सबसे स्ट्रांग पुश बीजेपी की तरफ से ऑन ग्राउंड आपको क्या नजर आया और टीएमसी का सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट क्या नजर आया कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो बाद में ये कहा जाए कि टीएमसी ये ना करती तो बेहतर स्थिति में होती? देखिए, जो बंगाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव को लड़ा और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की एक टीम बना करके वहाँ के लोगों में विश्वास पैदा किया, मतदान के लिए प्रेरित किया, उनको भयमुक्त करने का प्रयास जो किया, चुनाव आयोग ने इनका पूरा जो वहाँ का तंत्र था उसको कंट्रोल किया। ये सब बातें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ती गई और भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। लोगों के मन में जो डर था वो डर नहीं रहा, भयमुक्त होकर के भारी मतदान किया और जब जब भारी मतदान होता है तो कहीं ना कहीं एक बदलाव का, एक परिवर्तन का माहौल बनता है और वो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट करके उसका फ़ायदा उठाने का भरपूर प्रयास किया। अशोक शर्मा जी, एक बात बताइए, आप ये एग्जिट पोल जो आए हैं सो कॉल्ड, उनके बिहाफ पे कह रहे हैं? नहीं, मैं तो दिन में भी कह रहा था कि भारतीय जनता, जैसे अभी हम अपडेटेड बात कर रहे हैं, तो आप एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिहाज से कह रहे हैं? मैं सही मानता हूँ। ठीक है, तो आप ये भी मानते हैं कि ममता बनर्जी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया? ऐसा नहीं कि वो 50 पे रह गई, 100 पे रह गई, 100 के अंडर रह गई, ये तो मानते हैं सर? देखिए, इसका मतलब ये मानते हैं कि ग्राउंड पे पकड़ थी, अब तो पुलिस थी, ये पूरा सीआरपीएफ और सीपीएफ था, तो आप ये तो नहीं कह सकते गुंडागिर्दी बंदूक लगा के करवा देखिए, लिया होगा। जब दो पहलवान लड़ते हैं, किसी की ताकत को हम कम नहीं आंकते, लेकिन जो जीतता है पहलवान वही होता है, तो जो जीता वही सिकंदर। लेकिन ममता बनर्जी के ममता बनर्जी ने जो 15 साल में वहाँ की जनता के लिए किया वो आपके सामने है। क्या जनता बोल रही थी, क्या जनता महसूस कर रही थी, किस वजह से जनता उनसे नाराज हुई, ये कई बहुत सारे कारण हैं। ममता बनर्जी का जो शासन रहा उसमें अरविंद केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए, बोलते रहे तो वो हट गए। तो यही तो चीजें होती हैं। देखिए, साफ हो जाएगी जो भी पार्टी जो वायदे करती है, जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो जनता नकार देगी। इसलिए पूर्णिमा, अगली सर्दियों तक पोल्यूशन यमुना साफ, फिर उससे इतर फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिर्फ बात ना करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू भी करना होगा। घुसपैठियों को हम निकाल देंगे, घुसपैठियां मुक्त कर देंगे, बात करने से लेकर फिर घुसपैठियों को निकालना भी होगा, फिर आपको पूरी की पूरी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। देखिए, काम तो करना पड़ेगा, जनता काम को देखती है, विकास को देखती है। आज से बात थोड़ी है सर बीजेपी की, कितना पुराना मैनिफेस्टो आप बीजेपी का उठा के देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्या तब से नहीं हो रही थी, जब से राम मंदिर की कब से बात नहीं हो रही थी, पर अब जाके पूरा हुआ ना। तो बात होना और घुसपैठियों को लेकर कितनी बार बात हुई, तो ये सवाल पूछा टीएमसी ने कि भाई आप बताइए कि आपने कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला, जरा नंबर दे दीजिए। कांग्रेस ने गिनाना शुरू कर दिया कि हमारे शासनकाल में इतने घुसपैठिए हमने बाहर निकाले, आपके शासनकाल में ये नंबर है, आप देख लीजिए। तो सिर्फ बात कहने की नहीं, बात साथ साथ करने की भी। मैं आपसे भी इस बात की चर्चा, एक वैसी चर्चा, मैं दोपहर में भी इस बात की चर्चा कर रही थी। मैं फिर कहती हूँ, मैं पूरा पश्चिम बंगाल घूमकर आई हूँ, इसलिए हम पत्रकार भी और एक जनरल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि नंबर 1 प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, पावरफुल। मैं सुबह भी बार बार ये बात कर रही थी, इतना बड़ा लेबर, बिल्कुल फैक्ट्रीज नहीं, कोई आमदनी नहीं, नौकरी नहीं, टीएमसी सरकार में कुछ नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है जो भी सरकार आए, लेबर मिनिस्ट्री देश की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये कहूंगी कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फाइनेंस, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री कहते हैं, दो चीजें, एक होम मिनिस्ट्री क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर, और एक लेबर मिनिस्ट्री। लेकिन इतना बड़ा लेबर है। लेकिन अदिति, फैक्ट्रीज का बुरा हाल है, आप ये पश्चिम बंगाल में दीदी के राज में कह सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आया और राज्य का जीडीपी में योगदान नहीं है, ये नहीं कह सकते। देखिए, यूपी में बहुत लंबे समय फैक्ट्रीज नहीं आई थी, डर था, हफ्ता वसूली होगी, ये होगा, आने लगी। ममता बनर्जी का डर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन पूर्णिमा, सवाल ये है कि उन लेबर्स जो है ना, इतनी बड़ी संख्या में है कि कोई नई सरकार आएगी उसके लिए भी कुछ चुनौती ही है वो नहीं। और हम कैसे, और हम इस बात पे भी चर्चा कर रहे थे कि लोग कहां से पहुंचे हैं बंगाल।
इनफैक्ट आपके भी सब जानने वाले एक एक महीने की छुट्टी लेकर बंगाल गए कि भाई हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, हम वहां पर वोट डालने के लिए जाएंगे। लेकिन फिर संजय कृष्णा साहब, सर 2 मिनट दीजिएगा। संजय कृष्णा साहब, फिर मतलब एसआईआर को लेकर जितना दीदी ने माहौल बनाया उसका असर नहीं हुआ, या जिनके सिर्फ वोट कटे तो उनके कटे बाकियों को क्या फर्क पड़ता है वाला फील रहा? देखिए, एसआईआर का असर नहीं हुआ ऐसा नहीं है। हमने नहीं, बड़े हुए वोटिंग पॉजिटिवली हुआ है बिल्कुल, लेकिन मैं बात कर रही हूं कि फिर जिनके कट गए वोट, उनके कट गए तो हमको क्या दिक्कत, हमारा तो वोट है। जिनके कट गए उसमें से बहुत सारी संख्या ऐसी थी जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कुछ ऐसे नाम हैं या कुछ ऐसी संख्या है जो कि बाई मिस्टेक या किसी रीजन से उसको बाद में वो जुड़वा लेंगे, अभी नहीं जुड़वा पाए, जो भी प्रक्रिया में 5 साल तो चले गए ना, प्रक्रिया में जो गड़बड़ की वजह से जो भी तो रहेगा। देखिए, त्रुटियां होंगी पूर्णिमा जी, त्रुटियां ऐसा नहीं है कि कुछ भी 100% हो ममता सकता है। दीदी ने जैसे कहा था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने दूंगी, नहीं तो उनका ये कैसे रोक कहना लेंगी? नहीं, कैसे रोक पर लेंगी? उनका ये कहना, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरा सवाल समझिए आप। मैं ये कह रही हूँ कि ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में जितनी बातें कही वो उनके वोटर के मन में फिर घर नहीं कर पाए, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं कर पाया। राहुल गांधी ने भी एसआईआर को लेके, तुम्हारे नाम काट के लेके इतनी रैलियां करी, बिहार में करा, यहाँ करा। जनता समझती है, जनता बेवकूफ नहीं है, उसको या दिखता फिर है। इसके विपरीत ऐसा तो नहीं कि एसआईआर इतना उन्होंने किया कि उनका जो वोट था, बचा कुचा जो वोट, खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक, वो भयंकर तरीके से एकजुट हो गया, और फिर हुमायूं कबीर का जो स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया, उससे और ममता दीदी को फायदा मिला कि उनको फिर भी गेंस, मतलब अच्छी जमीन दिख रही। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। ये जो हुमायूं कबीर का जो स्टिंग सामने आया है, जो मुस्लिम वोट बिखरने वाला था, वो कहीं ना कहीं वापस कॉन्सोलिडेट होके ममता दीदी की तरफ गया है, तब जाके आपको ये उनका दिख रहा है, अगर हम एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं तो। विश्वेन जी, जल्दी से आपका एक टेक लेते हो, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा। हम बार बार पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के स्प्लिट होने की बात कर रहे थे। बिहार में हमने देखा एआईएमआईएम की एंट्री के साथ क्या हुआ, बड़ा नुकसान हुआ बाकी पार्टीज को। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्या उस तरीके का फैक्टर या उस तरीके का जादू अभी तक के नंबर्स के हिसाब से आपको लगता है कि एआईएमआईएम या हुमायूं कबीर कर पाए हो, बाबरी तक का मुद्दा ले आए? वो तो देखो, फर्क तो पड़ा है। उन्होंने जो हुमायूं कबीर ने जो मुद्दा लिया, उसका मुद्दे की वजह से उनके साथ युवा भी जुड़ा था और बहुत वर्ग जुड़े थे, उसके उस वर्ग के बहुत लोग जुड़े थे, और एआईएम के साथ जुड़ने, ओवैसी जी के साथ जुड़ते ही मजबूती आई थी। लेकिन स्टिंग से वो बिखरा है, ये भी सत्य है। दूसरा एक और भी कारण था, भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसके एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले के पक्ष में, टीएमसी के पक्ष में मोमेंटम गया है, ये भी सत्य है, ऐसे कोई छिपा नहीं सकता। तो ये स्थितियां बनी हैं, अन्यथा पहले कुछ और स्थिति, कांग्रेस का भी स्थिति मजबूत थी पहले, चाहे आपकी ये लेफ्ट की स्थिति ये भी मजबूत थी। बाद में आते आते मोमेंटम्स वोट, इन शॉर्ट बीजेपी की बी टीम सपोर्ट नहीं कर पाई उतना, यही कहेंगे, बी टीम सपोर्ट नहीं कर पाई, चूंकि बी टीम तो कह ही जाती है, हम नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन ये है कि बी टीम वो मानते हैं सभी एक दूसरे की, लेकिन उसका नुकसान जो टीएमसी को जो होना था वो उतना नहीं हुआ है। ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है ना कि मुस्लिम वोट एकजुट रहता है, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो बिहार में ओवैसी 5-6 सीट जीतने में कामयाब नहीं होते। बिहार और या हर बंगाल जगह आर टू डिफरेंट इलेक्शंस। बिल्कुल, मैं आपसे अग्री करता हूं कि डिफरेंट है, लेकिन अब जो धीरे धीरे माहौल बन रहा है ना पूरे पैन इंडिया में, वो ये कंसोलिडेट नहीं हो रहे हैं, अब धीरे धीरे ये बिखर रहे हैं। लेकिन जल्दी से 30 सेकंड्स में, आज एग्जिट पोल के बाद, 4 मई को नतीजे आने के बाद, ये तो कोई पार्टी, कोई बी टीम, ए टीम सब छोड़ के किनारे, ये तो कहने वाले हैं लोग, विमेन्स आर द गेम चेंजर इन एनी ऑफ द इलेक्शन। और 100%। अगर टीएमसी जीती तो झारखंड को याद किया जाएगा, और अगर बीजेपी जीती तो भी महिला और हिंदू वोट बैंक, इस बार हिंदू वोट बैंक का गेम चेंजर ज्यादा अलग होगा। ठीक है, तो असम में जहां हेमंता रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, केरला में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होती हुई नजर आ रही है, इसके साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी दमदार स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन टीएमसी अभी भी कह रही है, ममता बनर्जी अभी भी कह रही है कि 2/3 बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन 5 राज्यों के सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिर जाते जाते कहते हुए कि किसकी बनेगी सरकार, इसके लिए करना होगा 4 मई का इंतजार, क्योंकि वो होगा नतीजों का दिन, असल नतीजों का दिन, ना कि अनुमानित आंकड़ों का दिन।